वेलकम बैक वेलकम बैक टू करियर गोल स्टूडेंट्स। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? और होली की कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं सबकी? चलिए, होली तो हर साल आती है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी। होली का क्या है, वो तो हर साल, सारे त्योहार हर साल आते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो डीएनए स्ट्रक्चर ही पढ़ाया था। देन मैंने आप लोगों को उस टाइम बोला था कि डीएनए का कुछ पार्ट, अभी स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट बचा है समझाने से, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। तो आज हम लेके फिर से आए हैं डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज की क्लास में ये डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। एंथ्रोपोलॉजी में पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1.7 है। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक है 1.7 चैप्टर नंबर का, डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन उसके आगे और चीजें हैं जो हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर से। ये मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक छोटी सी स्लाइड इसलिए दी है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएनए की हिस्ट्री क्या क्या थी, फिर उसकी छोटा सा डीएनए के बारे में एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए होता क्या है, फिर डीएनए स्ट्रक्चर। ये देखिए मैंने आपको कल बताया था, कुछ चीजें मैंने आपको क्लास में बताई थी, बट मेरे को अभी और चीजें एक्सप्लेन करनी थी आपको, इसलिए मैंने आपको उसी दिन बोला था कि मैं इसका एक सेकंड लेक्चर लेके और आपके पास आऊंगी। ठीक है, ये बेसिस, फिर स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर फंक्शन, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स डीएनए क्या है, वो चीजें, एडीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये टाइप ऑफ डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए एंड ट्रिपल हेलिक्स डीएनए, ये सारे जेड डीएनए, डायरेक्शन क्या है, फिर डीनेचुरेशन, फिर यहाँ पे आके ये साइड जो है, ये आज मतलब यहाँ पे आके आपका ये जो क्लास है डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को लेके वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए डीएनए में कुछ नहीं बचता है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज आप लोग एक काम जरूर करना, जब भी आप डीएनए पढ़ने और जब भी आप डीएनए के नोट्स बनाना स्टार्ट करें, तो आप ये वाला स्लाइड, मतलब 2 क्लासेस अभी और एक अप्रोक्सीमेटली मैंने मार्च के नहीं फैब के स्टार्टिंग में भी एक अपलोड किया था, स्टार्टिंग में तो नहीं, मतलब फैब में एक और एक इंट्रो क्लास डाला था डीएनए का, क्योंकि वो प्रॉपर इंट्रो सेक्शन चल रहा था बायोलॉजिकल सेल्सेस के ऊपर, तो डीएनए में डाल दो। तो वो और ये जो है आप लेके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा करना और समझने में। तो आपके पास एक डिटेल डीएनए का पूरा एक डिटेल डीएनए हो जाएगा आपके नोट्स में, जो आपको एग्जाम में बहुत इजी रहेगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं डीएनए की हिस्ट्री से। 1969 में न्यूक्लियर डीएनए जो है वो सेल के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, फॉर लेटर ही सेपरेटेड इनटू द प्रोटीन एंड द एसिड मॉलिक्यूल्स। किसमें सेपरेट हो गए बाद में जाके? प्रोटीन और एसिड मॉलिक्यूल में। इट आल्सो नोन एज ए न्यूक्लिक एसिड, उसको हम एज ए न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। वो कब हुआ था? 1874। मेरी आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके नेम, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके नेम, देन उनका ईयर, कौन सी चीज कब डिस्कवर करी थी। अगर आपको ऐसे टिप्स पे याद नहीं रहता है तो प्लीज आप एक प्रॉपर छोटा सा चार्ट पेपर बनाकर उसे अपने रूम में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको जब भी आप निकलते बढ़ते देखेंगे तो आपको याद रहेगा ये साइंटिस्ट ने ये चीज तब डिस्कवर करी थी, जिससे आपको एग्जाम में कभी भी आप ईयर गलत करके नहीं आएंगे। ये मेरी आपसे एक पर्सनल सजेशन है आपके लिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 1926 में टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी आई थी, which states that nucleic acid consists of only 4 nucleosides, it given the 4 different nucleotide on hydrolysis। ये कब आई थी थ्योरी? 1926 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रोजलिन ने यूज द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टू हेल्प टू विजुलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए, एक अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, हमेशा किसी भी चीज को देखने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ना कोई चीज ऐसी जरूरत पड़ती है जिससे हम उसके स्ट्रक्चर को इजीली विजिबल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया था
डीएनए के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से विजिबल करने के लिए, जिससे वो बता सके आगे जाके कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था। जेम्स टी वॉटसन एंड फ्रिंस क्लिक ने इन्होंने क्या बताया कि डबल हेलिक्स मॉडल, इन्होंने किस चीज को एक्सप्लेन किया था? डबल हेलिक्स मॉडल। और याद आ गया होगा डबल हेलिक्स मॉडल सुन के, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल ही है। ठीक है, अब आते हैं हम डीएनए के एक छोटे से डिस्क्रिप्शन पे आपको। डीएनए इज फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? हमेशा डीएनए मिलेगा। डीएनए क्या कंटेन करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ये पॉइंट आप हमेशा याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट कि डीएनए कहाँ मिलेगा? सेल के अंदर मिलेगा। दूसरा, डीएनए क्या कंटेन करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये पॉइंट हमेशा आप डीएनए के किसी भी नोट्स में या डीएनए के किसी क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअल हैज ए यूनिक डीएनए लाइक ए फिंगरप्रिंट। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियोसाइड यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम कैसे? डबल हेलिक्स। हिस्टोन प्रोटीन है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ये है हिस्टोन प्रोटीन है, न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, डीएनए डबल हेलिक्स प्रेजेंट है, ये बेस पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेन चीज क्या हो गई वो आपको मैंने बता दी पहली बार कि डीएनए जो है हर लिविंग थिंग्स के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किस लिए? क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक डीएनए इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये दो दो चीज तो आप हमेशा याद रखना। इट कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। ये क्या कंटेन करता है? फॉस्फोरस कंटेन करता है, किसके फॉर्म में? फॉस्फेट की फॉर्म में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इट इज ए मॉलिक्यूल दैट एनकोड द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो मोस्ट डीएनए मॉलिक्यूल आर डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। मोस्टली जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स हैं। Each molecule consists of a two long biopolymers made up of the simple unit. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। Each nucleotide is composed of the nucleobase recorded using the letter GATC, guanine, thymine, adenine and cytosine। ये तो मैं आपको पता नहीं कब से पढ़ाती चली आ रही हूँ। ठीक है, डीएनए इज वेल suited for the biological information storage। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए क्या है? बायोलॉजिकल। ठीक है, डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये टर्म डीएनए किसने दिया था? उनका नाम। डीएनए इज ए पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज ए मोनोमेरिक यूनिट है। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में, बट इन वायरस इट मे बी डबल स्टैंडर्ड और ए सिंगल स्टैंडर्ड। वायरस में कभी हो सकता है डबल स्टैंडर्ड भी हो और हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड भी हो। एंड प्रेजेंटेड एज ए मोनोपार्टाइल और मल्टीपार्टेट। ठीक है, यूकैरियोटिक में डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, और सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक के अंदर जब भी डीएनए प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। बट यूकैरियोट्स में जब डीएनए प्रेजेंट होते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियर उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन वायरस, ये पॉइंट याद करने से आपके दो फायदे हैं। जब आपका कोई क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंशिएशन का, तब आप अगर आपको ये पता हो कि आपके दिमाग में हाँ डीएनए में जब वो डीएनए होता है तब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, आप वहां पे भी ये पॉइंट एक बार पुट डाल सकते हैं। ठीक है, in virus, DNA is presented in the core of virus surrounded by the protein layer। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। डीएनए प्रेजेंटेड इन अ कोर ऑफ वायरस सराउंडेड बाय द, किससे सराउंड होता है? प्रोटीन लेयर से सराउंड होता है। ठीक है, अब आते हैं डीएनए क्या होते हैं। डीएनए और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है
इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमन के अंदर क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर नियरली एवरी सेल इन ए पर्सन बॉडी हैज द सेम डीएनए। ठीक है, वेयर इट इज लोकेटेड, ये कहाँ इसकी लोकेशन क्या है। पहले था कि डीएनए क्या है, तो हमने बता दिया डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल है ह्यूमंस के अंदर, और ऑलमोस्ट जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स है उनके सब के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो नियरली सेल इन द पर्सन बॉडी हैज द सेम डीएनए। ठीक है, ये हमने बता दिया कि डीएनए क्या होता है उसके बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि वेयर इट इज इट लोकेटेड, ये कहाँ लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए। मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। मोस्टली डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में। वेयर इज इट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर डीएनए, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, कुछ छोटे अमाउंट में डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोलते हैं, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमटी डीएनए लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मोस्टली जो है डीएनए जो होता है, डीएनए जो है वो सेल में, न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, बट कुछ टाइम पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि डीएनए क्या है। अब ये भी पता चल गया कि डीएनए लोकेशन क्या होती है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इजीली ये बात लिख सकते हैं कि डीएनए क्या है और डीएनए की लोकेशन क्या होती है। अब हमने आपको ये तो बता दिया कि डीएनए क्या है, डीएनए की लोकेशन क्या है, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम आएंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय इलस्ट्रेटेड बाय द राइट हैंडेड डबल हेलिक्स विदाउट विद अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पर हेलिकल टर्न। ये कैसा है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है डीएनए का स्ट्रक्चर। कुछ कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा गलत बन गया है मेरे से। ठीक है, इसके विद अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स पर हेलिकल टर्न, हर एक हेलिकल टर्न पे क्या होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट होते हैं। ईच स्पाइरल स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड अटैच्ड बेस, इट इज कनेक्टेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम नॉन कोवेलेंट बिटवीन द पेयर बेस पेयर, जैसे बेस पेयर किस किस में होती है, एडेनिन विद किसके साथ करेगा, एडेनिन करेगा हमेशा थायमिन के साथ बेस पेयरिंग, और ग्वानिन करेगा साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग। ये पूरा इनका एक स्ट्रक्चर है कि हर जो स्पाइरल होगी उसके पास एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगी, वो किससे अटैच्ड होंगे, वो बेस से अटैच्ड होंगे, कनेक्टेड टू ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन द पेयर्ड बेस, जो आपके पास पेयर्ड बेस है, जैसे एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ, हमेशा वो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ ही अपना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर आपको नहीं लगता तो आप जाके कहीं भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको यही चीज मिलेगी। डीएनए स्ट्रक्चर की तीन मेन बेसिक चीजें हैं। डीएनए स्ट्रक्चर के तीन मेन कंपोनेंट है, एक है डीऑक्सीराइबोस जिसे हम पेंटोज शुगर बोलते हैं, बेसिस दे आर अदर फोर डिफरेंट वन, एंड थर्ड इज ए फॉस्फेट। मेन तीन चीजें क्या है, डीऑक्सी राइबोस, बेस एंड फॉस्फेट, ये तीन मेन चीज होती है किसकी, डीएनए स्ट्रक्चर की। ये शुगर का स्ट्रक्चर है, राइबोस बोलते हैं डीएनए में, आरएनए के अंदर, और डीऑक्सी राइबोस है डीएनए के अंदर। मैंने आपको पहले बताया था हमेशा डीएनए जो काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपके शुगर का स्ट्रक्चर है, जो आरएनए में राइबोस के नाम से है, और डीएनए में डीऑक्सी
राइबोस के नाम से। ठीक है, सॉरी। बेसिस में आते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ बेसिस जो है वो टू पार्ट्स, सॉरी, बेसिस जो है उसके दो अपने अलग ग्रुप हैं, दो ग्रुप में डिवाइड होता है, प्यूरिन, सॉरी, प्यूरिन एंड सेकंड इज पिरामिडिन। पिरामिडिन किसको कैरी, क्या कैरी करता है, क्या चीजें होती है, मेड अप ऑफ वन 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती हैं इसके पास, किसके पास, पिरामिडिन के पास, जो है थायमिन एंड साइटोसिन। पिरामिडिन्स किसकी बनी हुई होती है, मेड ऑफ 1 मेंबर रिंग। और प्यूरिन जो होती है वो भी 6 की होती है, बट वो किससे फ्यूज होती है, वो 5 और मेंबर रिंग से फ्यूज हो जाती है। तो 6 कौन सी है, एक तो मतलब 6 तो ये प्रेजेंट है, एक 6 तो ये प्रेजेंट है ही है, और 5 ये हो गई। ठीक है, 6। अब आप बोलेंगे मैम 6 कैसे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन प्रेजेंट है। The ring are not only made up of the carbon, specific formula of the structure are not required for the IB. Chemical structure of DNA, chemical structure of DNA and RNA. The C's name is 1 to 5. देखिए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सारे आरएनए का है और ये डीएनए का है। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। यहाँ पे बेस पेयर की बाइंडिंग हो रखी है, फॉस्फोडाइस्टर लिंक है यहाँ पे, ये भी बेस पेयर्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है। ऐसे इसमें है डीए आरएनए की बेस, आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड डीएनए का, इसमें भी फॉस्फोडाइस्टर लिंक है, बेसिस प्रेजेंट है। बॉन्ड देखिए आप, बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है सारे। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरोसिल। मैंने आपको बताया था 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। यूरेसिल भी होता है, बट यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल एंड साइटोसिन जो है वो ज्यादातर आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरेसिल आरएनए में होता है, इसलिए हम यूरेसिल का भी चीज पढ़ भी नहीं रहे, क्योंकि अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं खाली। तो बेसिस में क्या है, यूरेसिल, यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर साइटोसिन, फिर है थाइमिन, एक सेकेंड ना गाइस, ये साइटोसिन और थाइमिन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, और यूरेसिल एंड साइटोसिन आरएनए के प्रेजेंट अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बट अभी ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हमने अभी तक पढ़ा है कि ये बाइंडिंग करते हैं और कौन कौन बाइंड करता है, किस बॉन्ड से अटैच होते हैं। यूरेसिल तो टोटली आरएनए के अंदर है, तो इसको हम आरएनए का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये प्यूरिन में कौन है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो मैंने आपको जो पहले बताया था, प्रिमिडिन जो है वो 6 मेंबर रिंग है, और आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में। बट जो प्यूरिन है वो 6 मेंबर रिंग तो है, बट वो फ्यूज्ड भी होती है 5 मेंबर रिंग से। ठीक है, आप यहाँ के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे बताया 6 रिंग ये भी है, और इसकी 5 अलग रिंग ये भी है, जिससे वो फ्यूज हो रही है। ये मैंने आपको एक जनरल बेसिस के स्ट्रक्चर बताए थे, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है। ये क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखिए पिरामिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, थाइमिन जो डीएनए में फाउंड है, प्यूरिन का एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड दिस इज ए डीऑक्सीराइबोज।
ठीक है, दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब आते हैं, ये क्या है, ये भी एक स्ट्रक्चर ही है। आपने कभी अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोमर्स वगैरह, ये बस वैसा ही समझ सकते हैं आप, उसी का कंपाउंड है। ठीक है, टोटोमर्स आर द आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड विच डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या चीज डिफर होती है, इनकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस होता है। ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफर इन ए इंट्रामोलिकुलर फैशन इज कॉल्ड एज this, and keton is a very common process and is a acid or base crystalline। ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा वो नहीं है। जब हमने ये चीज पढ़ी है और हमने एक नया नाम लिखा है कीटोनर, तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो चीज होती क्या है। कीटोनर इज a aldehyde, ketones and some other compound undergo this simple type of mechanism। It involve the migration of, किसके माइग्रेशन में, प्रोटॉन और अल्फा कार्बन के माइग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। द सॉरी यार, इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन टू द कार्बोनाइल ऑक्साइड। ठीक है, ये देखो, कीटोन फॉर्म, एनॉल फॉर्म, इनका क्या काम है, एल्डिहाइड, कीटोन और सम अदर कंपाउंड, कुछ अदर टाइप ऑफ कंपाउंड है जो एक स्पेशल टाइप ऑफ इस टोटोमरिज्म में काम करते हैं। इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है कि ये माइग्रेशन करते हैं प्रोटॉन का फ्रॉम द अल्फा कार्बन टू द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। इसमें थाइमीन है, ये देखो, ये क्यूटोनॉल और लैक्टनम फॉर्म में, और यहाँ पे इनॉल और लैक्टिम फॉर्म में, लैक्टनम एंड लैक्टिम फॉर्म में। तो आप क्या देख सकते हो कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, उन्होंने खुद बोला कि पोजीशन में चेंज आता है। आप यहाँ पे देखिए, कंपाउंड विच डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे पोजीशन थाइमीन में जो एक्टिनिम वाला फॉर्म है उसमें पोजीशन ऑक्सीजन के साथ है, और इस थाइनिम लैक्टम वाले फॉर्म में पोजीशन जो है वो नाइट्रोजनस के साथ। ठीक है, बाकी वही चीजें होती हैं, ये इनका चेंजेस है। ऐसे ग्वानिन में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देखो यहाँ नाइट्रोजन के साथ और यहाँ ऑक्सीजन के साथ। कुछ बेस पेयर है, बेस प्लस शुगर आर न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, जिसको हम राइबो न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं, जैसे एडेनिन एंड राइबोज क्या बनाएगा, एडेनोसिन। ग्वानिन एंड राइबोज, ग्वाइनोसिन। यूरासिल एंड राइबोज, यूरेडिन। साइटोसिन एंड राइबोज, साइटेडिन। हाइपोक्सिन एंड राइबोज, इनोसिन। फिर ये राइबोज, फिर आएगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी एडोनिसिन। ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डी ग्वानिसिन। साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डी साइटेडिन। थाइमिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डी थाइमिन। ठीक है, अब ये था बेस प्लस, वो था बेस प्लस शुगर आर न्यूक्लियोसाइड, अब है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एडोसिन, ठीक है, प्लस फॉस्फेट। अब बेस प्लस शुगर जो था वो हमने यहाँ पढ़ लिया, इनका एक कॉम्बिनेशन निकल के आ गया, तो उसके साथ हमें क्या जोड़ना है, खाली फॉस्फेट जोड़ना है। तो हमने फॉस्फेट जोड़ा तो क्या बना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इज AMP। ग्वानिन प्लस ग्वानोसिन प्लस फॉस्फेट, फिर GMP मोनोफॉस्फेट, ऐसे CMP, UMP एंड IMP। ठीक है, इसी को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में जोड़ते हैं, तो डी एडोसिन प्लस फॉस्फेट, DMP। डी ग्वानोसिन प्लस फॉस्फेट, DGP। डी सेटेडिन प्लस फॉस्फेट, DCP। डी थाइमेडिन प्लस फॉस्फेट, DTMP। ठीक है, ये हो गया आपका DNA का प्रॉपर स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब आते हैं प्रॉपर उसके फंक्शन पे। न्यूक्लियोटाइड आर द ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA। द न्यूक्लियोसाइड आर कंसर्न विद द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। The universal currency of energy mainly is ATP. Adenosine triphosphate is a nucleotide.
न्यूक्लियोटाइड आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ इम्पोर्टेंट कोएंजाइम लाइक NAD पॉजिटिव एंड FAD एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। जैसे हम ये तो एंजाइम्स हो गए, कोएंजाइम है NAD पॉजिटिव एंड FAD, ठीक है। और कुछ मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी होते हैं जैसे CMP और इसको CGMP भी हम बोलते हैं। DNA मस्ट बी स्टेबल, दे आर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन फाउंड ऑन DNA, ठीक है। कोडिंग रीजन जो है, कोडिंग रीजन कोड फॉर जीन्स जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, और नॉन कोडिंग रीजन कैन आइदर DNA जंक और हेल्प द रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। DNA स्ट्रक्चर 1953 में बॉस्टन क्रिक ने बताया था 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या एक्सरे कैसे काउंट किया था, काउंटेड फॉर द बोथ एक्सरे डेटा एंड करेक्टराइजिंग बाय द बेस पेयरिंग DNA, ठीक है। It consists of the two helical polynucleotide chain. Two polynucleotide chain carry around the same axis from the right-handed double helix structure है, ठीक है। ये सब मैं बताया था आपको। In the helix, the two chain or strands are the anti-parallel but as a opposite polarity, ठीक है। Anti-parallel होते हैं, जैसे ये चेन चल रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे, तो दूसरी वाली क्या चलेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। Backbone of each chain which consists of alternate sugar phosphate residues जैसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं, और on the outside of the double helix facing the surrounding, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, थायमिन और एडेनिन के बीच में, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का डिफरेंस यहाँ पे शो हो रखा है, बेसिस प्रेजेंट है, और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। Purine or pyrimidine base of each strand faces inward towards each other, जो आप देख चुके हो यहाँ पे, ठीक है। The bases are stuck perpendicular to the long axis of the double helix. The base pair are कितना है 0.34 nm apart in the DNA helix. एक complete turn जो है helix का takes is 3.4 nm. Therefore, in each helix turn, 10 bases are present. The external diameter of helix is 2 nm. The helix has a two external groove. The narrow grooves को जिसको हम minor groove कहते हैं, जो wide groove होता है उसको हम major groove कहते हैं। The major groove is a site of a DNA binding protein. Major groove क्या है, site है DNA binding protein का। And the minor groove often are the site for the binding small molecules. The bases of the pair bases are always between है, किसके बीच में होगा, प्यूरिन और pyrimidines के बीच में, जिसको हम AT और GC के बीच में बेस पेयर बोलते हैं। There is a hydrogen bonding between these base pair. इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। Two chains do not have the same base composition, but two chains are the complementary to each other. Such chains are the complementary chain. जैसे first chain है ATAGCGCAAC, ठीक है। इसके अंदर 3 A है, 1 T है, 3 C है एंड 1 G है। सेकेंड चेन क्या है, TATGC GTG, 1 A 3 T 1 C एंड 3 G, ठीक है। DNA क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो DNA से डबल हेलिक्स, ठीक है। इस शुगर एंड फॉस्फेट क्या है, वो बैकबोन है, किससे कनेक्टेड होती है, न्यूक्लियोटाइड इन द चेन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर्स में, वो किसको होल्ड करके रखते हैं, होल्ड द 2 DNA स्ट्रैंड टुगेदर। DNA स्ट्रैंड क्या है, वो एंटी पैरेलल है, ये देखिए थोड़ा ढंग से विजिबल नहीं, बट ये स्ट्रक्चर ही है DNA का। ये देखिए एंटी पैरेलल है दोनों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है इनकी, ये देखो एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन इनकी, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बैकबोन्स प्रेजेंट है। अब आता है एडीएनए। एडीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, कुछ टाइप्स ऑफ डीएनए है, अब वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। एडीएनए इज वन ऑफ द मैनी रिस्पॉन्सिबल
many possible double helix DNA, ठीक है. It is most active along with other forms, बहुत active होते हैं. Helix has the left-handed sensitive, shorter and more compact helical structure होता है. It occurs only in the dehydrated sample of DNA, such as those used in the crystallograph experiment. ठीक है. Function is a fairly similar BDNA से इनका function बहुत similar होता है. Slightly increase in number of BP and rotation, smaller in rise and turn. Deep major groove होता है, shallow minor groove होता है. उसके बाद in a solution with a higher salt concentration or with alcohol added, the DNA structure may change to the A form, which is still right-handed, but every turn जो होगा वो 1.3 nm का होगा. इसके अंदर 11 बेस पेयर टर्न्स प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए बी ए सी जेड सारे हैं. बी क्या है? मोस्ट कॉमन डीएनए कॉन्फर्मेशन है इन वीवो. ठीक है. इसको हम वॉस्टन क्लिक मॉडल भी बोलते हैं. ठीक है. फर्स्टली आइडेंटिफाई इन फाइबर इन 92% रिलेटिवली ह्यूमिड. स्ट्रक्चर नैरो है, मोर एलॉन्गेटेड हेलिक्स है देन ए. वाइड मेजर ग्रुप्स होते हैं इजीली और नैरो माइनर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. बेस पेयर नियरली परपेंडिकुलर टू हेलिक्स एक्सिस. वन स्पाइरल इज 3.4. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज 0.34 nm. ठीक है. अब आते हैं हम जेड स्ट्रक्चर पे. जेड इज वन ऑफ द मेनी पॉसिबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ये भी लेफ्ट हैंडेड सेंस होता है, मोर एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. ठीक है. गिव ए प्रॉपर सीक्वेंस एंड सुपर कॉइल टेंशन. एक प्रॉपर सीक्वेंस है, सुपर कॉइल टेंशन है, बट फंक्शन जो है वो अलग है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और जेड का हेलिकल सेंस क्या है. ए जो है वो राइट हैंडेड है. ठीक है. दिख रहा होगा यहाँ पे आपको. बी भी राइट हैंडेड है, बट जो जेड है वो लेफ्ट हैंडेड है. डायमीटर सबके डिफरेंट है. ए इज ए 26, B is a 20 angstrom और Z is a 18. Base pair per turn, A is a 10, B is a 10.5, Z is a 12. Helical rise per base pair 2.6, 3.4 and 3.7. Base tilt normal to the helical axis 20 degrees, 6 degree and 7 degree. Sugar pucker conformation C3 endo, C2 endo and C2 endo for pyrimidine and C3 endo for purine. Glycosyl bond conformation A फॉर्म में एंटी, बी फॉर्म में एंटी एंड जेड फॉर्म में एंटी फॉर pyrimide. ठीक है. ये साइड व्यू है आपका ए और बी और जेड स्ट्रक्चर का. ये देखिए डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स है, वही ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म का ही है जो भी है. ठीक है. अब आते हैं हम डीनेचुरेशन क्या होता है. ठीक है. डीनेचुरेशन इज अ सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड. किसी भी चीज को, ये डबल स्ट्रैंड है, उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम उसको हम क्या, उसका मतलब प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस का नेम क्या है. डीनेचुरेशन. डीएनए डीनेचुरेशन इज सेपरेशन का. डीनेचुरेशन क्या है? एक सेपरेशन प्रोसेस है जो डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रैंड को या किसी भी डबल हेलिक्स स्ट्रैंड को एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है, which occur when the hydrogen bond between the strand are broken. तो अब ये चीज होती कैसे है, वो बहुत नॉर्मल चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. डीनेचुरेशन भी होता है और रीनेचुरेशन भी होता है. ठीक है. डीनेचुरेशन कैसे होता है? कोई डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें आपने एक, उसकी कंडीशन से ऊपर, उसकी कोई भी एक्स कंडीशन है कि इतनी हीट तक वो डबल स्टैंडर्ड रह सकता है, उससे ज्यादा मतलब कोई भी डीएनए स्ट्रैंड है. ठीक है. अब हर चीज की एक अपनी कैपेसिटी प्रोसेस होता है. ठीक है. आपका भी एक अपना पर्सनल कैपेसिटी है कि आप इतनी देर कोई काम कर सकते हैं या इतनी देर आप बैठ सकते हैं. आपका सबका अपने कैपेसिटी प्रोसेस है. वैसे उस डीएनए की एक हीट का एक प्रॉपर वो है कि भाई इतनी हीट लगेगी तो मैं ब्रेक नहीं होऊंगा. ठीक है. लेकिन जब आप डीएनए स्ट्रैंड को एक हीट प्रोवाइड करेंगे, वो भी उसकी कंफर्ट जोन से ज्यादा, तो उसकी जो
पहले जो है एक नॉर्मल हीट से ही मतलब जो उसकी कंफर्ट जोन से थोड़ा ज्यादा हीट दी तो उसकी जो डबल स्ट्रैंडेड है वो यहाँ से थोड़े थोड़े अनवाइंड होने स्टार्ट होंगे, मतलब वो हल्के हल्के टूटने चालू होंगे। और जब आपने उस हल्की हीट को ज्यादा हीट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसके कंफर्ट जोन से आप नेक्स्ट लेवल उसको हीट दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर डीनेचुरेट हो जाएंगे, वो दोनों अपना आप अलग बिल्कुल दोनों स्ट्रैंड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब था, ये कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। आपने इसको नॉर्मल हीट प्रोवाइड करी उसके कंफर्ट जोन से थोड़ी ज्यादा, तो यहाँ पे स्ट्रैंड्स के अंदर क्या है, अनवाइंडिंग शुरू हो गई, ठीक है। बट जब आपने उसके कंफर्ट जोन से भी नेक्स्ट लेवल मतलब बहुत ही ज्यादा आपने हीट देनी स्टार्ट करी, तो वो क्या हो गई, बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये इसको हमने क्या बोल दिया, डीनेचुरेशन। डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, उसको हमने क्या बोल दिया, डीनेचुरेशन। जिसमें हमने उस हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे उन स्ट्रैंड के बीच में उनको अभी ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ये हमारा था डीनेचुरेशन। अब ऐसे ही आता है रीनेचुरेशन। उसमें क्या होता है, जो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो चुका है उसके अंदर आप कूलिंग प्रोवाइड करो। अगर आप उसके अंदर कूलिंग प्रोवाइड करोगे तो फिर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब जब डबल हेलिक्स था, आपने उसको हीट दी उसके कंफर्ट जोन से ज्यादा, तो वो सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड में हो गया। अब सिंगल स्ट्रैंड जो स्ट्रक्चर है, अब आप उसको कूलिंग प्रोसेस दो उसके कंफर्ट जोन जितना, तो वो फिर से डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल हेलिक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है। समझ में आया डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का मतलब, ठीक है। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट्स होते हैं, इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्बेंस मतलब ऑप्टिमल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द हाइपरक्रोमिटी ऑफ डीएनए दैट अकर व्हेन द डीएनए डुप्लेक्स इज डीनेचुरेट। कौन सा एग्जांपल है, क्या एग्जाम मोस्टली कौन सा एग्जांपल आप यूज करते हो, डीनेचुरेशन का। इसमें क्या है, यूवी एब्जॉर्प्शन इन इंक्रीज when the two single DNA strand are bring to separated। इसमें क्या यूवी लाइट जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर वो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो गया आइदर बाय द heat or by the addition of the denaturant of any other or by the increasing the pH level। The opposite decrease of absorbance is a hyperchromatic, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी मैनी इवेंट्स इन द सेलुलर लाइफ, रेस्पिरेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन of many genes depend on the local differences or the change in the DNA structure। Recombination, which leads to the rearrangement of genes, take advantage to the ability to form an unusual structure, जिसको हम the holiday structure भी बोलते हैं। Also, different kind of mutation occur as a result of the specific DNA structure, ठीक है। तो oh my God, तो यहाँ पे आके आपका जो पूरा डीएनए है, डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट है अब डीएनए स्ट्रक्चर फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट आई होप आपकी कल की क्लास में आई थिंक, एक सेकंड में आपको आपका सिलेबस खोलती हूँ। आपके इसमें सेल और डीएनए स्ट्रक्चर हो चुका है। अब मैं आपको कल बताऊंगी डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए स्ट्रक्चर उसका फंक्शन आज कंप्लीट। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये भी अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। मेरे लिए तो सारे टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डीएनए पूरा कंप्लीट कर लेना। ये 2-3 लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, तो इसमें आप अपना पूरा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
और गाइस आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए या फिर कोई क्वेरी है किसी की, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको वहाँ पे आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। अगर आपको नोट्स का प्रॉब्लम है तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा सकती हूँ, बट उसके लिए पहले आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे मेरे से पहले। मेरे को क्या, मेरे को तो दे दूँगी मैं आपको, लेकिन पहले आप लोग तो मेरे को बताइए कि आप लोगों को वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों से मेरी पूरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉर माय एप्रिसिएशन कि मैंने आपके लिए वीडियो बना के डाला है, प्लीज़ आप उसके लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर जो आपको करना है, और सारा भी कर सकते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज़ प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ उसमें कमेंट करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए ये क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, ठीक है? और अगर आपको सच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं आपकी छोटी-छोटी क्वेरी भी सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को पेपर सॉल्विंग सेशन रखना है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही ये अप्रैल मिड में, हाँ, आई थिंक अप्रैल मिड तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अप्रैल मिड में हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेक्शन रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की क्लास रखेंगे मिड ऑफ अप्रैल में कभी भी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर, 9 चैप्टर एंड 10 चैप्टर बिल्कुल प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक 9 और 10 तो पूरे कंप्लीट ही हैं एंड फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम तक हम ये चीज़ कर लेंगे, जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाए कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है और आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है। चलिए आज के लिए हम ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं आपके नए टॉपिक के साथ। जो नया टॉपिक होगा वो होगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले आप प्लीज़ डीएनए स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा आज नाइट में, जिससे आपको कल डीएनए रेप्लिकेशन समझने में ईज़ी रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय स्टूडेंट।